हम पढ़ रहे हैं जी। आज आज का हमारा टॉपिक है 18th सेंचुरी नॉवेल। तो वजह क्या है, हमने पहले तो हम कहते थे कि ड्रामा इन द एज ऑफ जॉनसन, या कभी हम या कह सकते थे इन द एज ऑफ पोप। तो हमने नहीं कहा, बल्कि हमने इसको इकट्ठा कर दिया है। प्रोज और पोइट्री में आपने देखा कि हमने 18th सेंचुरी की पोइट्री और प्रोज जो है ना अलग अलग पढ़ी है, एज ऑफ पोप में और एज ऑफ जॉनसन में डिवाइड करके पढ़ी। और इवन जो रेस्टोरेशन पोइट्री ड्रामा, और वहां पे हमने प्रोज को अलग से डिस्कस कर दिया था। लेकिन लास्ट लेक्चर में आपने गौर किया होगा कि एज ऑफ जॉनसन में और एज ऑफ पोप के अंदर हमने ड्रामा और नॉवल को उस तरह से डिस्कस नहीं किया। कहीं कहीं उसका रेफरेंस आया होगा। तो एक्चुअली हम इसको इकट्ठा जो है आज लेके चलेंगे। ड्रामा एक जो कि एक कंटिन्यूटी के साथ आगे चलता है, इसकी लाइन जो है वो अलग है, एक नया जॉनरा यहाँ इन्वेंट होता है। और नॉवल जो है वो क्या है और क्या इसका बैकग्राउंड है, और टोटल 18th सेंचुरी में हम इसको देखेंगे, क्योंकि 18th सेंचुरी न्यू क्लासिकलिज्म जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, तीन में नहीं, 18th सेंचुरी में जाके। क्योंकि कुछ पीरियड जो है वो 40 ईयर, वो रेस्टोरेशन पीरियड जो है वो 18th सेंचुरी से पहले है। तो नॉवल क्या होता है, कोई कोई डिफाइन करे जी मेरे साथ। पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप इसमें। So novel is meant for reading. लेकिन अगर ड्रामा मेंट फॉर रीडिंग हो तो फिर क्या होगा, फर्क तो नहीं रहेगा। वैसे अगर ड्रामा मेंट फॉर रीडिंग हो तो उसको क्या कहेंगे? सर उसको प्ले कहेंगे। यस, उसको प्ले। ये फर्क भी आपने याद रखना है, और प्ले सर और ड्रामा में टेक्निकल एक डिफरेंस है। सर और नॉवल फ्रेंच वर्ड नॉवेला से डिराइव हुए। सही बात है। लेकिन सर नॉवल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसकी एक मखसूस लेंथ होनी चाहिए अप टू 50,000 वर्ड्स। ये ई एम फॉस्टर ने प्रॉपर लिखा है कि नॉवल की एटलीस्ट 50,000 वर्ड्स की लेंथ होनी चाहिए, और उसमें रियल लाइफ की इमिटेशन होनी चाहिए, और उसकी एक प्रॉपर सेटिंग भी होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम वो इमिटेशन होनी चाहिए लाइफ की, और लाइफ इन द वे दैट इट शुड बी डिपिक्शन ऑफ सोसाइटी with men and women in it, and it should have a subject matter, and it should be in prose form. यस, लेकिन ये कुछ प्रोज फॉर्म वाली बात थोड़ी थोड़ी वायलेट बाद में हुई है। पोइटिकल फॉर्म में भी नॉवल लिखा गया। आपको याद है मैंने एक पोइटिक नॉवल आपको लिखवाया था, आपको याद है ये बात? सर लिखवाया था बट मुझे याद नहीं आ रहा अभी। द गोल्डन गेट बाय यस सर। विक्रम सेथ। यस। ये सारा पोइट्री में लिखा है उन्होंने, नॉवल जो है। विक्रम सेथ बड़े आला पाई के जो है राइटर हैं, इंडियन जो आथर है ना। सर ये हम कह सकते हैं कि नावल एक फिक्शियस प्रोज होता है और इसमें रियलिज्म होती है, रियलिज्म पे बेस कर रहा होता है। बिल्कुल, वो बाकी जो आज का ने डेफिनेशन दी है ना इम्पोस्टर के हवाले से, बिल्कुल वही है। ये जो है कॉपी ऑफ लाइफ होना चाहिए, सबसे बड़ी बुनियादी क्वालिटी है। और इसको जो है बैख्तन कहता है कि इसमें क्रोनोटोप होना चाहिए। यानी क्रोनो मीन मतलब टाइम और टॉप मीन मतलब प्लेस। टर्म तो उसने ड्राइव की है आइंस्टाइन से, उधार ली है टर्म, और इसको क्रोनोटॉप के रेफरेंस में कहता है। यानी टाइम और प्लेस में ये फिक्स होता है। ये उस रोमांस की तरह नहीं होता, यहाँ पता नहीं सकता वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। तो ये जो फेरी टेल और रोमांस जो बातें होती हैं उनमें कोई प्लेस और ये चीजें फिक्स नहीं होती, टाइम के साथ वो फिक्स नहीं होती। और नॉवल जो है ना ये टाइम और प्लेस में फिक्स होता है और कॉपी होता है अपने टाइम और प्लेस की। यानी टाइम और प्लेस में जो भी एनवायरनमेंट में जितने भी पॉलिटिकल एंगल्स हैं, जितने भी हिस्टोरिकल साइकोलॉजिकल प्रेवलेंट जो इंपॉर्टेंट डिबेट है ना, वो इसके अंदर होनी चाहिए, जिसे वो कहता है डायलॉजिज्म। ठीक है, तो बैक्टन क्या कह रहा है कि इसमें क्रोनोटॉप होना चाहिए, और डायलॉग होता है हर नॉवल अपने प्रेवलेंट जो मेन टाइम और प्लेस के मेन प्रॉब्लम्स हैं ना, उसको डिबेट करता है इक्वल वेटेज के साथ। यानी यहाँ प्रोपेगेंडा से भी अलग हो जाता है। यानी ये एक डायमेंशन नहीं होता, इसमें पोली वॉइसेस होती हैं इसके अंदर।
जो है ना वो मल्टी वॉइसेस होती हैं, पॉलीग्लॉट वाला जो टर्म वो यूज करता है इसके साथ साथ। तो ये है नॉवल, यानी इसकी सेटिंग रियलिस्टिक होती है, इसके करेक्टर रियलिस्टिक होते हैं, इसकी जो है नाम इसका फिक्शन होता है लेकिन स्टोरी सारे रियल होते हैं, डिबेट सारे रियल होते हैं। वो जो करेक्टर बातें करते हैं, डिबेट करते हैं, वो बिल्कुल डे टू डे लाइफ के आम लोगों के आम मसाइल हैं, प्रेजेंट डे के जो और सर नॉवल उसको वो डिस्कस। नॉवल को हाँ जी, शॉर्ट स्टोरी के साथ भी तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, हाँ, कि लेंथ जो वाइज शॉर्ट स्टोरी होती असल में जब जी लेंथ सर। की बात आती है तो फिर हम इसे शॉर्ट स्टोरी से अलग करते हैं, और जब प्रेजेंटेशन और नैरेटिव की बात आएगी तो ये एक नैरेटिव फॉर्म है, ये एक प्रेजेंटेशन इसकी नहीं होती है, ड्रामा से ये अलग हो जाएगा। और फिर प्ले और उससे भी इस तरह से ये अलग हो जाएगा कि वहाँ करेक्टर हैं और वो डायलॉग देंगे, बेशक वो प्ले होगा, लिखा होगा, लेकिन उसमें फिर एक और मुझे, मैं इतनी ज्यादा टर्म्स आपको नहीं यूज करवाना चाह रहा कि कंफ्यूज ना आप हो जाए। एक ना सिंपल वर्ड में से कहते हैं टेलिंग एंड शोइंग। तो जो ड्रामा होता है ना, इट मीन्स शोइंग द थिंग्स, नॉट टेलिंग एनीथिंग, नो देयर इज नो डिटेल इन इट। मतलब इसमें कोई एजेंट नहीं इन्वॉल्व होता जो स्टोरी नरेट कर रहा हो, ठीक है, नरेटर इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन नॉवल के अंदर नरेटर इन्वॉल्व होता है लाजमी तौर पे, और उसके पर्सपेक्टिव से हमेशा कहानी आपको बयान की जाती है। अंडरस्टैंड किया? थोड़ी पेचीदगी है, थोड़ी आज बात मैंने पेचीदा कर दिया, नो नॉवल जो है ना ये डोमिनेट जॉनरा है आज के टाइम। उस टाइम पे भी जैसे ही निकला है ना, फिर आज भी, आज हर प्रोफेशन का शख्स नॉवल पढ़ना चाहेगा, क्योंकि नॉवल आपको सोशल विजडम देता है, सोशल विजडम, ठीक है, जो इस वक्त दुनियावी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। और बल्कि अगर मैं आपको कहूं कि आप अमेरिका के हालात या फ्रांस के हालात या जर्मनी के हालात आपको जानने हैं, तो हमारे लिए जो मीडिया है वो इतना अच्छा सोर्स नहीं होगा। हमारे कोई जर्नलिस्ट हमें नहीं बता सकता कि वहाँ क्या हो रहा है, ना ही कोई हिस्टोरियन आपको सही तरह से गाइड कर सकता है। अगर आप उनके ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी, उनका फैब्रिक को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, फैब्रिक ऑफ सोसाइटी को, उनकी साइकी को, कलेक्टिव, तो आपको नॉवल जो है उस कंट्री के पढ़ने पड़ेंगे। यानी टोनी मॉरिसन को आप पढ़ेंगे तो फिर अमेरिकन जो ब्लैक एक्सपीरियंस है वो आपके सामने आ जाएगा कि वो सोशल जो सेटअप है उनमें उनका क्या तजुर्बा रहा है। इस तरह थॉर्न को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसका क्या एक्सपीरियंस था, एक वाइट एक्सपीरियंस इन न्यूली वर्ल्ड के अंदर जो आपके सामने आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये क्या इसका मतलब है। जनरली हम बहुत, अगर आपको परेशानी फील ना हो तो बस सिंपली आप कह सकते हैं कि नॉवेल जो है ये लाइफ की रियल पिक्चर है, सोसाइटी की रियल पिक्चर, विद रियल प्रॉब्लम, विद टाइम एंड स्पेस में ये फिक्स होता है। ठीक हो गया? सर एक और बात भी, जो ड्रामा है उसमें ज्यादातर कैरेक्टर्स डायलॉग्स में होते हैं, उनके आपस में वो बात कर रहे होते हैं, और नॉवल में नैरेटिव होता है, थर्ड पर्सन जो उनकी स्टोरी बयान कर रहा होता है। ऐसे भी तो डिफरेंस इसका कर सकते हैं ना? हाँ जी, मैंने अभी बताया, शायद आपने सुना नहीं, टेलिंग एंड शोइंग इट इज कॉल्ड। जी सर। हाँ जी, ये से टर्म में लेना तो नहीं चाह रहा। मिमेटिक एंड डायजेटिक, ये टर्म है, मिमेटिक एंड डायजेटिक। डायजेटिक और मिमेटिक होता है जस्ट शोइंग, इमिटेट करना, जो ड्रामा की खास बात है। एंड डायजेटिक का मतलब होता है नरेट करना, ठीक है, ये इसमें कहानी हमेशा नरेट होती है, और किसी हद तक ये एपिक की ही मॉडर्न फॉर्म है, एपिक की जो ना, लेकिन उसमें करेक्टर जाइगेंटिक होते थे, और पोइट्री है, वो पोइट्री के चौके जोन में रूट्स में हम जा सकते हैं कि बायोग्राफी में भी हमें इसके रूट्स मिलते हैं। रिसेंटली अभी आप देखेंगे कि बायोग्राफी की जो फॉर्म है उसी को मॉडर्नाइज किया नॉवल की तरफ। ये आप देखें, जो इंट्रोडक्शन आपके सामने, द चीफ लिटरेरी कंट्रीब्यूशन of the 18th century was the discovery of the modern novel, which at present is the most widely read and influential type of literature. क्योंकि इसको पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। वो जो एलिगेशन थे ना प्योरिटन्स के कि ये जो लिटरेचर ये तो वेस्टेज ऑफ द टाइम है, या कहते थे कि ड्रामा जो वल्गैरिटी होती है वहां लोग लड़ पड़ते हैं और वैसी हलड़बाजी होती है सारी, वहां कुछ सीखने को नहीं मिलता। तो ये सारे इल्जामात धो दिए नॉवल जॉनरा जब आया। तो इस वजह से आप देखते हैं ना, जो डोमिनेंट बुक होती है ना, इस वक्त आप टॉप 10 बुक्स निकाले ना गूगल पे जाएंगे तो ज्यादा नॉवल निकलेंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि नॉवल ही ज्यादा वो टॉप करते हैं बुक्स, क्योंकि सोशल विजडम आपको देते।
सोच ये था 18th सेंचुरी की एक नई इन्वेंशन। द नॉवल इन इट्स एलिमेंट्री फॉर्म as a work of fiction written in prose was at first established in England by two authors। जो सोर्स है ना जिन्होंने इस योनरा की तरफ जो है वो दे आर द प्रीकर्सर इन सेंस आप कह रहे हैं, जिन्होंने एस्टेब्लिश करने में हेल्प किया इंग्लैंड के अंदर स्पेशली, वरना नॉवल तो इंग्लैंड से पहले एस्टेब्लिश हो चुका था, 16th सेंचुरी में तकरीबन एस्टेब्लिश हो चुका था। और ये शायद आजका वाली क्लास में मैंने बताया भी था कि फर्स्ट नॉवल जो है वो कौन सा है, यूरोप का फर्स्ट नॉवल है। सर एफ्रा बेन का एफ्रा बेन, लव लेटर्स। बिल्कुल लव लेटर लिखे, वो इंग्लिश में उनका भी नाम आता है, शायद हमें ऐड करना चाहिए था इसमें। यूरोप की मैं बात करूं, सर डिकैमेरॉन। नहीं डी कैमरून नहीं, स्पेनिश है आई थिंक, गैस करें। सर मोटे दी ऑथर। नहीं वो स्पेनिश तो नहीं। सर डॉन क्विक्सोटे। हाँ जी पहुंचा यहाँ देख। और दुनिया का सबसे पहला नावल ना, दुनिया का सबसे पहला नावल वो एक जापानीज ऑथर असेंबल, वो याद है आपको? टेल ऑफ गंजी। हाँ जी, टेल ऑफ गैंजी, ये नोट कर ले, दुनिया का पहला नॉवल, ये 11th सेंचुरी में लिखा है, जो आज की डेफिनेशन पे ये पूरा उतरता है, तब हम इसको कहने का नॉवल है। टेल ऑफ गैंजी मोरासाकी ने लिखा था, लेडी मोरासाकी ने, जापान की रहने वाली। और उसके बाद यूरोप का पहला नॉवल होने का जो है ना एजाज, ये आपको अभी बताया हाथ का। इंग्लिश में एफ्रा बेन का भी नाम है, ठीक है। एफ्रा बेन ने लव लेटर जो लिखे थे, बिल्कुल मॉडर्न टाइम में तो भी ज़ाहिर उसके कंट्रीब्यूशन यहाँ पे गिन सकते हैं, जैसे बैनियन का है, डेफो का है। सर वो एफ्रा बेन का वर्क तो फिर डॉन क्विक्सोटे के बाद आता है। ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, एक बच्चे की बात एको कर रही है, मुझे ये समझ नहीं आई। लास्ट अभी कौन बोला? आज का बात करें। सर एफ्रा बेन का जो लव लेटर्स बिटवीन नोबलमैन एंड हिज सिस्टर है, तो वो तो डॉन क्विक्सोटे के बाद आता है ना? हाँ, डॉन कोहिटो के बाद वो है, उसका दर्जा इंग्लिश में आता है ना उनका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इंग्लिश की तरफ है। इंग्लिश में हम कंट्रीब्यूशन की कह रहे हैं कि उसमें अगर नाम देखा जाए तो द नॉवल इन एलिमेंट्री फॉर्म एज द वर्क ऑफ फिक्शन वाज एट फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय इन इंग्लैंड एंड टू ऑथर्स, जो यार मलिक की बुक से हमने डाटा चूंकि इस्तेमाल लिया है, तो वो उनके ख्याल में बेनियन और डेफो इसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं। एफ्रा बेन का भी नाम है खैर कंट्रीब्यूशन में। And who took advantage of the public interest in autobiography। लेकिन ऑटोबायोग्राफी एक नया जॉनरा अभी पिछले प्यूरिटन एज में आ चुका था, आपने भी हमने डिस्कस किया उसको। प्यूरिटन एज में ऑटोबायोग्राफी एज ए न्यू जॉनरा एस्टैब्लिश हुआ था, और वो जो कि एक रियल बंदे की रियल लाइफ होती थी, बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी, वो खुद लिखे या दूसरा लिखे उसके बारे में। अब उसका फायदा उठा, उस इंटरेस्ट का। अब लोग क्यों पढ़ना चाहते थे रियल वाकयात? वो इसलिए पढ़ना चाहता है हर आदमी क्योंकि उससे बहुत लर्निंग मिलती है, वो एक सैंपल ऑफ स्टडी होता है, ठीक है। आप जो है ना, जो लिटरेचर से नहीं भी इंटरेस्टेड ना, वो बायोग्राफी में जरूर इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि उसका ख्याल होता है कि ये रियल वाकयात है और इनसे मैं बहुत नए नतीजे निकाल सकता हूँ लाइफ के बारे में। और इस इंटरेस्ट को रिफाइन किया है डिफो ने स्पेशली। अब उसने जो एक फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी लिखी है, फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी, बस वो नॉवल बनी। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज बिगन एज एन एलेगरी, but in course of the time the author is so much taken up with the telling of the story that he forgets about the allegory, and it is this fact that which makes Bennion the pioneer of modern novel। मॉडर्न नॉवल की तरफ लेके चलता है, यानी ये स्टोरी भी इसकी इतनी फेमस हुई बाद में कि हम कह सकते हैं कि इसका भी एक कंट्रीब्यूशन है। और ये कंटिन्यूटी, आप कहीं भी अभी हम शॉर्टेज ये नहीं कह सकते दिस इज द फर्स्ट नॉवल। इंग्लिश में ना कंट्रीब्यूशन हो रहा है लगातार, और एक एक करके एलिमेंट बेहतर होता जा रहा है नॉवल। यानी बेनियन में कई खराबियां हैं जो उसने की प्रोग्रेस के अंदर, जो ट्रू नॉवल से उसे अलग करती हैं। इसी तरह डेफो का भी वर्क में वो ट्रू नॉवल वाली जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसको वो फिट नहीं आ रहा, लेकिन एक कंट्रीब्यूशन है उसका, एक डेवलपमेंट की तरफ एक कंट्रीब्यूशन हम कह रहे हैं। But it was Defoe who was the real creator of the autobiographical fiction।
जैसे अभी मैंने बात की, एज ए वर्क ऑफ आर्ट लेके आया, ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन है ये, या यहाँ से वो नॉवल की तरफ टर्न कर रहे हैं। यानी पहले ऑटोबायोग्राफीज होती थी जो रियल लोगों के ही इंटरव्यू होते थे, उनकी स्टोरीज हुआ करती थी। अब एक फिक्शनल कैरेक्टर की ऑटोबायोग्राफी आ गई। He was the first to create psychological interest in the character of the narrator. Moreover, he was the first to introduce realism. जो क्वालिटी है रियलिज्म के, एक नॉवल के अंदर रियलिज्म होता है हमेशा, ट्रू पिक्चर ऑफ सोशल फैब्रिक है, तो उसको लाने की कोशिश की है डेफो ने। Beside introducing the elements of the autobiography and realism, Defoe also fixed the peculiar form of historical novel, the narrator of an imaginary person in historical setting, as in his memoirs of a cavalier जैसे कि। अब कैवलियर के जो मेमोयर है वही है कि जैसे उसकी अपनी डायरी है, उसको जो पब्लिश किया जा रहा है वो सारी उसकी ऑटोबायोग्राफी है। हार्ट ऑफ डार्कनेस आपको याद होगा, कॉन्गो डायरी लिखी थी ओरिजिनली जो है उसके ऑथर ने, और पर्सनल एक्सपीरियंस है, और बाद में वो फिक्शनल कैरेक्टर मार्लो के जरिए से अपने ओरिजिनल जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको फिक्शन का रूप देता है। जोसेफ कॉनरेड जो है, on account of all these reasons, Defoe is rightly termed the originator of the modern novel. ठीक है, हम कह सकते हैं कि इसने स्टार्ट किया है मॉडर्न नॉवल इंग्लिश के अंदर। याद रखें, हम पूरी दुनिया की नहीं बात कर रहे, दुनिया में और लोग भी काम कर रहे थे। मेरा ख्याल इसको अगर फुल स्क्रीन कर दिया जाए तो कैसा लगेगा। अच्छा, ओरिजिनेटर के बाद ये मैं नेक्स्ट जो स्लाइड आपको दिख रही है, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मैं जब फुल स्क्रीन करता हूँ तो नेक्स्ट स्लाइड आपको नहीं दिखती। सर नजर आ रही है। हाँ जी, क्या लिखा है? पैमिला अ ट्रू नॉवल। हाँ जी, पैमिला लिखा है जी, पैमिला अ ट्रू नॉवल। सर मुझे बस इंट्रोडक्शन हो रहा है। हो जाता है कईयों में ना, वो थोड़ा सा डाटा थोड़ा सा लेट पहुंचता है। हम लोग कनेक्टेड तो हैं एक दूसरे से, लेकिन ये हाल तो इंटरनेट स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, फिर भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में लाइट को भी टाइम लगता है। पैमिला अ ट्रू नॉवल आपके सामने स्क्रीन है, लेकिन हम जो है कह रहे हैं कि जो सही नॉवल है ना पहला, अब लेकिन अभी तक हमें डिसाइड नहीं हो पा रहा कि पहला इसलिए पहले की चक्रों में मत पड़े, तो ये एक कंट्रोवर्शियल इशू है। सो पैमिला इज अ ट्रू नॉवल। In spite of this, it can be safely said that until the publication of the Richardson's Pamela in 1740, जो बुक हम ले रहे हैं तो उसके मुताबिक 1740 में पैमिला पब्लिश होता है, रिचर्डसन का नॉवल। तो इसको कहते हैं, उससे पहले कोई, यानी हम ट्रू नॉवल नहीं कह सकते, नॉवल तो स्टार्ट हो गया था। नो ट्रू नॉवल हैड अपीयर्ड इन इंग्लिश लिटरेचर स्पेशली बात। By true novel, we mean simply a work of fictions which relates a story of a plain human life under stress of emotions and the interest of which does not depend on incidents or adventure, but on its truth to nature. वो जो हम अभी कर रहे थे ना, मॉडर्न डेफिनेशंस हमने मिलाई, बैख्तन की भी हमने मिलाई है इसके अंदर। ये हम फोस्टर की बात की, ये फोस्टर ने जो है ना आर्ट ऑफ नॉवल पे, नॉवल के ऊपर पूरी बुक कंपाइल की थी। सो 18th सेंचुरी नॉवेलिस्ट जो हैं, बड़े बड़े नॉवेलिस्ट, वो कौन कौन से हैं जिनको हम आगे चल के इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। काफी सारे नॉवेलिस्ट ने यहाँ पे सामने आते हैं। जो योंडा था, फेमस भी हुआ, उसकी सोशल एक रीजन भी है, वो भी आगे चल के देखते हैं। जो बड़े बड़े नॉवेलिस्ट हैं, दैट इज गोल्डस्मिथ, रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मॉलेट, स्टर्न, और हमने प्रीकर्सर्स की तो बात कर ही ली। All developed simultaneously the form of the novel as presenting life as it really is in the form of a story. बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन अगर नॉवल करें तो प्रेजेंटेशन ऑफ द लाइफ एज इट रियली इज इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, उसको हम कहते हैं। सिंपलेस्ट जो टर्म्स हैं। अब इन लिस्ट में आप देख रहे हैं, ये जो हमने नाम नहीं जानबूझ के लिए, रिचर्डसन के अलावा ये पीछे देखेंगे डैनियल डेफो और जॉन बनियन, इनके बारे में आप पहले भी थोड़ी बहुत हमने स्टडी की है।
सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था, ये आखिरी जॉनरा हमारे सामने एकदम से कैसे आ गया। The new middle class, which was rising and getting into the power, demanded a new type of literature. सोशल सिस्टम इंग्लैंड का चेंज हो रहा था, एक नई मिडिल क्लास सामने आ रही थी, कॉलोनाइजेशन जोरों शोर से आपको पता जारी थी, और जो है वो इंग्लैंड की जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वो डेवलप हो रहे थे यूरोप के, और दौलत जो है वो सारी एम्पायर से इकट्ठी होके सेंटर में आ रही थी और वहां खर्च हो रही थी, और नई क्लास भी एक इमर्ज हो रही थी मिडिल क्लास। उनकी अब डिमांड डिफरेंट थी। पहले देखे ना, जो लिटरेचर होता था उसे पैटर्नाइज करती थी एलीट क्लास। आपने देखा रेस्टोरेशन पीरियड में जब किंग और रॉयलिटी रेस्टोर होती है, तो एलीट एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो फ्रांस भाग गई थी ज्यादातर जान बचा के, जब वो वापस आते हैं तो वो अपना नया टेस्ट इंपोज करते हैं। वो कर सकते हैं इंपोज क्योंकि वो पैटर्नाइज करते हैं। वो जितने आर्टिस्ट होते थे उनको वजीफे दिया करते थे, स्कॉलरशिप दिया करते थे, इनामात दिया करते थे। तो एक राइटर क्यों ना फिर उनके मतलब के मुताबिक लिखे। अब एक नई सिस्टम जो है इमर्ज हो चुका था। अब ये लोग ज्यादा डिपेंडेंट नहीं थे एरिस्टोक्रेसी के ऊपर, which must express the new ideal of the 18th century, and that is the value and importance of the individual life. न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुई, आम आदमी की कुछ अहमियत हुई, और न्यू आइडियल भी डेवलप हुए जैसे जैसे माशरे में तब्दीली आ रही थी, और इंडिविजुअल लाइफ सेक्रेड होना शुरू हुई। आम आदमी, क्योंकि पुरानी सारी कहानियां आपने देखे ना, बादशाहों की हैं या जनरल्स की स्टोरीज हैं या किंग्स और क्वींस के किस्से हैं सारे। तो ग्रेजुअली जो है नॉवल तो बिल्कुल आम लोगों से डिस्कस करता है, आम से लोग होते हैं उसके अंदर। मोर ओवर ऑन अकाउंट ऑफ द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, प्रिंटिंग प्रेस आया, स्कूल सिस्टम आ गया, यूनिवर्सिटियां बन गई, तालीम आम होना शुरू हुई, एंड द अपीयरेंस ऑफ द न्यूज़पेपर। एक तरफ लोग तालीम याफ्ता हो गए और दूसरी तरफ जर्नलिज्म भी आ गया था और न्यूज़पेपर आ गया था, लोग पढ़ते थे मैगजीन। So there were an immense increase in the reading public. बहुत से लोग थे जो पढ़ना जानते थे। याद रखें मॉडर्न डे में आपने देखा कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आ गया, तो उसके एतबार से नए जॉनरा भी डेवलप हुए हैं। तो हर दौर में नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी के साथ फिर नई चीजें भी आती हैं। इस तरह न्यूज़पेपर आया, मैगजीन आया, रीडिंग पब्लिक जो है वो बढ़ी, to whom the novelist could directly appeal without caring for the patronage of the aristocratic class which was losing power. Aristocratic class से पावर कम हो रही थी डे बाय डे, बादशाह के इख्तियारात कम हो रहे थे, पार्लियामेंट मजबूत हो रही थी, आम आदमी को ताकत मिल रही थी। अब आम आदमी पैटर्नाइज करता था, कैसे? खरीद के। ठीक है, नॉवल जो है ना इंस्टॉलमेंट्स में आया करते थे। डिकन्स के तकरीबन सारे नॉवल आप देखते हैं, देखेंगे आगे चल के नॉवल बल्कि भी इसी वजह से कि वो इंस्टॉलमेंट्स में आते थे। उनकी 25-25, 50-50 किस्तें आया करती थी संडे मैगजीन के अंदर, और लोगों को अगली किस्त का इंतजार होता था। टीवी नहीं होता था, आपको पता है, ये मीडिया नहीं था जो आज मॉडर्न डे मीडिया आपके पास है। तो लोग जो पढ़े लिखे थे उनके लिए एंटरटेनमेंट का एक ही सामान था, और वो था कि वो रीडिंग करें, वो न्यूज़पेपर पढ़ें, वो मैगजीन पढ़ें, वो पीरियोडिकल्स पढ़ें। और वहां से वो क्या सीखते थे? वो सीखना भी चाहते थे और एंटरटेनमेंट भी लेना चाहते थे। तो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन टू टीच एंड डिलाइट का, लर्निंग भी है जहां पे सोशल अंडरस्टैंडिंग भी है, और फिर आपसे अपील करें। देखो अब रीडर कौन है? पहले तो क्वीन के सामने या किंग के सामने या रॉयलिटी के सामने प्ले परफॉर्म होना होता, तो उनकी खुशी के लिए सारे किरदार भी वही होते थे। अब चूंकि न्यूज़पेपर बाय करना एक आम आदमी ने, इसलिए कहानी भी आम आदमी की होती थी। वो उसे अपील भी तभी करती है कि ये मेरी स्टोरी है, मेरे जैसी। नाम चाहे कोई और है लेकिन कहानी तो ये आम है जो हम सबके साथ हो रही है। तो अब राइटर को अब एरिस्टोक्रेसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं कि मुझे वजीफा दो तो मैं अब मेरी जिंदगी चलेगी, बल्कि अब वो आम आदमी जो कि बाय करता था न्यूज़पेपर और मैगजीन, तो वहीं से उसके पैसे आ जाते थे, और राइटर जो है इंडिपेंडेंटली खुल के जो है आम मसाइल को डिस्कस कर सकते। इवन पावर के अगेंस्ट लिखे जाते हैं आपके नॉवेल सारे। It was under these circumstances that the novel was born in the 18th century. तो ये सोशियो पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड, एक स्ट्रक्चर है जहाँ एरिस्टोक्रेसी की जो पॉलिटिकल पावर है वो खत्म हो रही है, और आम आदमी जो है उसको अहमियत मिल रही है।
तो इस वजह से, और स्प्रेड ऑफ नॉलेज भी आ गया है, तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं सोशल चेंज और पॉलिटिकल जो फैब्रिक है उसमें तब्दीली आती है, तो एक नया जॉनरा वो डोमिनेट हो जाता है। तो नेक्स्ट जो है अब हम करते हैं, लेकिन अगर ये हमारा स्लाइड सिस्टम ऐसा ही करता है, तो ये इसने फिर वही कर दिया, आगे नहीं हो रहा, नहीं हो गया। ओके, बैकग्राउंड जो है वो कंटिन्यू है, एक्सप्रेसिंग द सेम आइडियाज ऑफ द पर्सनालिटी एंड द डिग्निटी ऑफ द कॉमन लाइफ व्हिच वर प्रोक्लेम्ड लेटर बाय द अमेरिकन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो मिडिल क्लास जैसे आई, अब उनकी पैटर्नेज में आ गए लोग, और अब जो है डिग्निटी ऑफ द कॉमन लाइफ जो है सामने आती है, कॉमन पर्सन और आम आदमी की जो जिंदगी है उसको अब कहानी में प्रेजेंट करते हैं ऑथर। और बाद में आप देखेंगे आम आदमी के लिए अमेरिकन रेवोल्यूशन और फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो जो है उसका जो स्लोगन था वो तीन वॉचवर्ड थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन याद है किसी को? क्या था? फ्रेटर्निटी, डिग्निटी एंड लिबर्टी, यही था ना? Yes, sir. So the novelist of the 18th century told the common people not about the grand lives of the knights. अब इनको क्या जरूरत थी आम आदमी को बताने की कि नाइट्स की स्टोरीज एंड प्रिंसेस की और हीरोज की स्टोरीज, बट अबाउट देयर ओन प्लेन एंड सिंपल लाइफ। नावल में आप देखते हैं बिल्कुल आम से लोग होते हैं, their ordinary thoughts and feelings and their day-to-day actions and their effects on them and others. The rise of common man भी है। The result was that such works were eagerly read by common people. क्या नतीजा निकला? जब ये चीजें आई तो पब्लिक ने इसको हाथों हाथ लिया, and the novel became a popular form of literature, appealing to the masses because it belonged to them and reflected their life. Because novel जो है उन्हीं की जिंदगियों को ही तो दिखा रहे थे, they reflected their life and they belonged to them. That was the genre of the common man. So that is why they eagerly adopted this genre. तो ये एक सोशल और पॉलिटिकल रीजंस हैं इसके पीछे।